हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकंड सेमेस्टर की बुक में जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। उसका टॉपिक आदर्शवाद आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद, तीन तरह के आपके विचारधाराएं या कह सकते हो विचारधाराएं हैं जो हमें शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं और शिक्षा में हमें बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराती हैं। तो हम आज पढ़ते हैं आदर्शवाद। जैसा कि नीचे दिया गया है अर्थ और परिभाषा, तो मैं बड़ी सिंपल से शब्दों में सारी चीज़ों को बताना चाहता हूँ। आदर्शवाद वह दार्शनिक विचारधारा है जो आध्यात्मिक मूल्यों पर बल देती है और यह मानती है कि भौतिक सृष्टि का आधार मानसिक जगत है जो उसे समझ जाता है तथा अर्थ व मूल्य प्रदान करता है। ठीक है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताऊं कि आदर्शवाद जो होता है वो आध्यात्मिकता से संबंध रखता है। किससे संबंध रखता है? आध्यात्मिकता से। आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है? जैसे आप वेदों में विश्वास करते हो, पुराणों में विश्वास करते हो, ये सब चीज़ों में जिसमें आपकी मानसिक शक्ति, चेतना शक्ति सब जागृत होके एक आध्यात्म को माने। जैसे एक आत्मा होती है, एक परमात्मा होती है। जब आत्मा का परमात्मा में मिलन हो जाता है तो परम ब्रह्म होता है वो चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखती है। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि शिक्षा को ज्ञान से ऐसे कनेक्ट कराया जाए कि उस बच्चे को अपनी वास्तविक ज्ञान के, अपने व्यक्तित्व के बारे में खुद से समझ वो ले सके। और ये चीज़ें कुछ जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज ये वास्तविक ज्ञान आप तभी पता कर सकते हो जब खुद चिंतन करोगे, मनन करोगे। अब ये चीज़ें बच्चे के अंदर जब हम डेवलप करेंगे तो वो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर जब सोचेगा, उसके बारे में विचार करेगा, तो उसे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो लिखा गया, इस विचारधारा की मूलभूत उपादेय तथ्यों को जानने, समझने एवं उसका आत्मसातीकरण करने हेतु शिक्षा के विभिन्न अंगों में आलोक में इसके शैक्षिक निहितार्थ को समझने का प्रयास किया जाएगा। जैसे अब शिक्षा और आदर्शवाद का क्या संबंध होता है, तो मैं आपको सीधी भाषा में समझाऊं। शिक्षा से आशय उस ज्ञान, अनुभव और सद्गुण प्राप्त करने की प्रक्रिया से है जिससे मनुष्य अपने व्यक्तित्व की उन्नति करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करने में समर्थ होता है। तो आदर्शवाद का मतलब ही शिक्षा में यही होता है कि आप अपने व्यक्तित्व के गुणों को, अपने अंदर की चीज़ों को जानो, लेकिन आप अंत में आपको ईश्वर की प्राप्ति करने का जो मार्ग होता है वही आदर्शवाद के लिए शिक्षा, आदर्शवाद हेतु शिक्षा का मार्ग होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? जैसे शिक्षा प्रदान तथा अर्जित करने के लिए सक्रिय प्रयास करना पड़ता है। इन्होंने ये भी बताया कि आपको टू बी एक्टिवेटेड होना पड़ता है, मतलब एक्टिव होना पड़ता है। शिक्षा से न केवल व्यक्ति का विकास होता है अपितु मानव समाज बेहतर होता है। शिक्षा से व्यक्ति संस्कारी बनता है। तो आदर्शवाद जो होता है हमें एक तरह का संस्कार सिखाता है, एक तरह का मौलिक कर्तव्य सिखाता है, एक तरह का कह सकते हो कि आध्यात्मिक चीज़ों को सिखाता है। ये है आदर्शवाद। अगर इतनी भी चीज़ आप अपने दिमाग में रखोगे तो एग्जाम में जो भी आएगा वो लिख के आओगे। ठीक है, उसके बाद आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो क्या हैं, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा गया है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का उत्कर्ष या आत्मानुभूति है। मतलब अपने आप को पहचानना। उत्कर्ष और आत्मानुभूति का मतलब होता है अपने आप को पहचानना। आत्मानुभूति 4 स्तर है, इसके 4 स्तर हैं जिन पर चढ़कर मनुष्य आत्मानुभूति करता है। तो क्या क्या होता है? तो शारीरिक स्व का विकास, अर्थात शारीरिक शक्तियों का विकास करना, सामाजिकता का विकास करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना और लास्ट में आध्यात्मिकता का विकास करना। इन्हीं सारी चीज़ों पे जब आपका विकास हो जाएगा सब कुछ का, तो आप आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाओगे। जैसे आप लोग एक धारावाहिक देखे होंगे, सब लोग देखे होंगे बचपन में, शक्तिमान देखे हो, तो उसके पीठ के पीछे ऐसे चक्र चलता था। ठीक है, तो वो आध्यात्म में लीन होता था। कैसे? जब उसकी मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, सामाजिकता सब कुछ एक जगह आती थी तब आप आध्यात्म में पहुंचते थे। ठीक है, शक्तिमान याद रखना, आदर्शवाद हमेशा याद रहेगा। ठीक है, उसके आगे देखते हैं। तो इसमें इसके अलावा शिक्षा के कुछ और उद्देश्य थे, जैसे सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। अब ये क्या होता है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत अर्थात धर्म, कला, नैतिकता, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि की समृद्धि है। यह मानव जाति की समान संपत्ति है। यह मानव जाति का उन्नति करती है। याद रखना, सांस्कृतिक विरासत में गणित, विज्ञान भी आता है, इसलिए आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हमारा दिया गया है अमर आदर्शों की मूल की प्राप्ति। तो ये भी उद्देश्य था, जिसमें पहला नंबर था मानसिक, दूसरा भावात्मक, तीसरा
संकल्प से रिलेटेड चीज़ें हुआ करती थी जो आपके शिक्षा के उद्देश्य में आती हैं। और इसमें साफ साफ लिखा गया, आध्यात्म आदर्श है, शिक्षा का उद्देश्य बालक को इन आदर्शों को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना होता है। ये जितने आदर्श हैं आपके शिक्षा का वही उद्देश्य है कि बालक इन आदर्शों को क्या कर सके, प्राप्त कर सके। अच्छा, अब इसके अनुसार पाठ्यक्रम भी निर्धारित होगा। आदर्शवाद में क्या पाठ्यक्रम होने चाहिए, आदर्शवाद में शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवाद में विद्यालय की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो पाठ्यक्रम जो होगा वो कैसा होना चाहिए, तो इसमें लिखा गया कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में, देखो यही प्रॉब्लम है कि सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, और एनसीएफ इसी चीज़ का विरोध करता है। वो कहता है कि सूचनाओं को ज्ञान समझने से बचा जाए, क्योंकि आदर्शवाद जो है वो किसी चीज़ को प्रूफ नहीं कर सकता। आध्यात्मिक चीज़ें जो होती हैं वो विज्ञान की तरह वर्क नहीं करती हैं कि आपके सामने मैथमेटिक्स का क्वेश्चन रख के हल करके प्रूफ करा जाए। समझ में आई बात? तो सूचनाओं को ज्ञान के रूप में आदर्शवाद कहता है, लेकिन एनसीएफ जो कहता है वो ये कहता है कि कभी भी सूचनाओं को ज्ञान के रूप में ना रखा जाए, बिकॉज ज्ञान वो होता है जहाँ से हम किसी चीज़ के निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं, और सूचनाएं किसी चीज़ का निष्कर्ष हमें नहीं दे सकती। ये अंतर आप याद रखना। पुस्तकों को यंत्र के रूप में, महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संक्षेप में अगर बात करें तो आदर्शवाद पाठ्यक्रम के अंदर उन सभी विषयों को रखने पर बल देता है जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, वातावरणीय परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। इसी दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में निम्नलिखित बातों का महत्व दिया गया है। एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं कि इनका जो पाठ्यक्रम था वो था सत्यम शिवम सुंदरम की तरह। सत्यम यानी सत्य की बात करने वाले विषय कौन कौन से हैं, तो भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, विज्ञान और बौद्धिक क्रियाएं। शिवम का जो चीज़ें दी गई हैं उसमें दिया गया धर्म, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य सेवाएं से संबंधित, और सैनिक शिक्षा तथा उद्योग, ये सब हमारे शिवम से संबंधित था। फिर हो गया सुंदरम से संबंधित रखने वाले विषय, मतलब देखो जिसमें आपका ज्ञान, कला और शिल्पकार, ये सारी की चीज़ें आती हैं, जैसे कि कविता हो गई, संगीत हो गया, कला कौशल हो गया, निर्माण रचना संबंधित क्रियाएं, सफाई सुरक्षा से क्रियाएं, ये सब क्रियाएं जो होती हैं वो आपके सुंदरम से कनेक्ट करती हैं। तो याद रखना कि जो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम था वो 3 रूपों में विभाजित हुआ था, एक सत्यम, शिवम और सुंदरम। तो इन तीनों में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो मैंने आपको क्लियर किया। उसके बाद शिक्षण विधियां क्या क्या अपनाई गई हैं, तो जैसा कि नीचे लिखा गया है कि आदर्शवाद से रिलेटेड ये लोग थे। देखो मैं आपको बताऊं, ये तीनों लोग बहुत पहले आदर्शवाद से रिलेटेड थे। ये सब लोग बाद में, यानी कि आप कह सकते हो आधुनिक आदर्शवाद से संबंधित हैं ये लोग। तो फ्रॉबेल ने खेल विधि अपनाया था। अब देखो खेल विधि के अकॉर्डिंग एक चीज़ फ्रॉबेल ने कहा था कि एक टीचर जो होता है वो माली होता है, और जो स्कूल होता है बागीचा होता है, और जो बच्चे होते हैं वो पौधे की तरह होते हैं। अब उन पौधों में दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हो सकता है कोई गुलाब का भी फूल हो सकता है कोई कांटे वाला भी फूल हो। तो टीचर उनकी योग्यता को पहचान करके उसी हिसाब से उनको बढ़ने का मौका देता है, उनको पानी डालता है, उसी हिसाब से टीचर डालता है। तो ये चीज़ें आदर्शवाद से संबंधित है। तो याद रखना फ्रॉबेल खेल विधि से संबंधित है, लेकिन ये किससे संबंधित है? आदर्शवाद से। उसके बाद नीचे लिखा गया है कि आदर्शवाद शिक्षण प्रक्रिया में आत्म क्रिया तथा अनुकरण पर बल देता है। किस पे बल देता है? अनुकरण पर बल देता है। उनका विचार है कि अपरिपक्व बालक अपने से बड़ों साथियों का व्यवहार का अनुकरण करके सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली ज़रूरी चीज़ें हैं कि पेस्टालॉजी या आप कह सकते हो हर्बर्ट, फ्रॉबेल, हीगल, ये लोग किससे संबंधित हैं? आदर्शवाद से संबंधित हैं। उसके बाद अब आदर्शवाद के अनुसार शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो ये इसके दिया गया है। तो ईश्वर का प्रतिरूप होता है शिक्षक, विषय का ज्ञाता होता है शिक्षक, विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने वाला स्वाध्यायी होता है शिक्षक, शिक्षण कला में दक्ष होना चाहिए, छात्रों का मित्र, हितैषी तथा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, जीवन कला का निपुण होना चाहिए, ईश्वर का प्रतिरूप जो हमने ऊपर पढ़ा है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए और चरित्रवान होना चाहिए। ये शिक्षक के गुण हैं। ठीक है,
संक्षेप में अगर कहा जाए तो प्रकृतिवाद कटीली झाड़ियों को संतुष्ट हो जाता है, किंतु आदर्शवाद सुंदर गुलाबों को ही पसंद करता है। इसलिए शिक्षक अपने प्रयासों से छात्रों को अपनी प्रकृति के नियमानुसार विकसित होता है, उच्चता पर पहुंचाने में सहायता देता है, जिस पर वह अपने आप नहीं पहुंच सकता है उन चीज़ों पे पहुंचने में क्या करता है टीचर, सहायता देता है। बड़ी सिंपल सी भाषा में कि बच्चा जो होता है जब उसके गुण को टीचर पहचान लेता है तो बच्चा खुद नहीं पहुंच सकता है कई जगह पे, तो उसको पहुंचाने में टीचर का काम क्या होता है, सहायता देता है। देखो यहाँ पे सहायता देना लिखा है, एंड NCF ऑल्सो कॉल्ड कि टीचर इज ए फैसिलिटेटर। तो टीचर जो होता है वो एक सुगम करता, यानी आप कह सकते हो कि सुविधादाता का काम करता है, इसलिए उसे हम फैसिलिटेटर का नाम दिए गए हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं विद्यार्थी का क्या गुण होने चाहिए। तो उसमें दिया गया है विद्यार्थी के जो गुण होने चाहिए वो दिया गया है, उच्च संकल्प शक्ति होना चाहिए, मूल्यों में विश्वास रखने वाला होना चाहिए और सदाचारिता होनी चाहिए। ये सब विद्यार्थी के गुण हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो आदर्शवादी शिक्षा से में बालक के व्यक्तित्व का आदर करना, विद्यार्थी में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे श्रेष्ठ गुणों एवं आध्यात्मिक पहलू का विकास करना, शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक के देव सदृश भूमिका का स्वीकार करना, आत्मानुशासन और आत्मचरित्र का विकास करना, शिक्षा के उद्देश्यों को विस्तृत व्याख्या करना, पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिकता, सदाचारिता, विनयशीलता एवं मानवीय मूल्यों का अवबोध कराना। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे कंक्लूजन में कनेक्ट करती हैं हमारे आदर्शवाद से। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।